गुड इवनिंग क्लास ट्वेल्थ। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है वायरलेस ऑब्लिक मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, वायरलेस और ऑब्लिक मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आएगी और मोबाइल टेक्नोलॉजी भी आएगी। देखो, मोबाइल के आने से पहले भी हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी थी। जो कॉर्डलेस फ़ोन आप लोगों को शायद पता हो कि जो हमारे पास लैंडलाइन वाले फ़ोन्स थे, उन्हीं का एक अल्टरनेटिव होता था कॉर्डलेस फ़ोन। उसमें कोई कॉर्ड नहीं होती थी, उसमें हैंडसेट होता था जिसको हम लोग उस हैंडसेट को कहीं भी लेके पूरे घर में कहीं भी लेके जा सकते थे। और जो उसके साथ साथ में मशीन मिलती थी वो उसकी रेंज में होनी चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती थी, आप पूरे घर में कहीं पे भी या अगल बगल के घर में कहीं पे भी उस कॉर्डलेस के थ्रू बात कर सकते थे। ठीक है, तो वो मोबाइल जैसा नहीं था, मोबाइल से अलग था। हाँ, वो मोबाइल कॉल तो थी, लेकिन वो मोबाइल आज के मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल भी अलग होता था। तो नॉर्मली जो लोग लैंडलाइन वाला फ़ोन लगवाते थे, साथ में वो लोग चाहें तो उसकी जगह पे उस जो मशीन मिलती थी हमें कंपनी की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से, उसकी जगह पे हम अपना कॉर्डलेस फ़ोन भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो वो भी हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी में ही आती थी, लेकिन वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में नहीं थी। जो आज की मोबाइल है उससे वो बिल्कुल अलग होता था। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और यहाँ वायरलेस से मतलब रेडियो टेक्नोलॉजी से भी है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू बातें होती हैं। जो पुलिस के पास वायरलेस सिस्टम है वो भी हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी में आता है। वो मोबाइल नहीं है, लेकिन वो भी वायरलेस होता है। उसको वायरलेस बोलते ही नहीं, जो डिवाइस होती है उनके पास फ़ोन जैसी, तो वही वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसमें भी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और वो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पुलिस वालों के पास, बहुत सारे पुलिस वालों के पास वो एक फ़ोन होता है जिसको वायरलेस बोलते हैं, तो वो वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। उसमें कोई वायर्ड सिस्टम नहीं होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, उसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो लोग कब कॉल करते हैं एक दूसरे को। और आप लोगों ने ऐसी मूवीज़ भी देखी होंगी जैसे बॉर्डर और एलओसी कारगिल जैसी मूवीज़ में देखते हैं कि वो मशीन से फ़ोन पे बात करते हैं। मतलब वो लोग बॉर्डर पे हैं और दूर कहीं से भी किसी से भी बात कर लेते हैं मशीन के थ्रू। और उनके पास इस तरह के फ़ोन भी होते हैं, तो वो सब कुछ उसी वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं है, क्योंकि जबकि वो जो मूवीज़ में भी दिखाया है, वो जो वॉर दिखाई हैं वो 1971 और 1965 की वॉर्स दिखाई हैं। तो उस समय तो मोबाइल होते भी नहीं थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए, मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के सिस्टम बनाए गए थे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जीएसएम पे। हम लोग जो नॉर्मल जितने भी सब हम लोग सिम यूज़ करते हैं, वो हमारा जीएसएम सिम होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है। ये सबसे स्टार्टिंग से, ये मतलब जीएसएम सिम जो है, जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है, सिम तो बाद में कहा जाएगा, जीएसएम टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत स्टार्टिंग से चली आ रही है। देखो, फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, सेकंड पॉइंट में इट इन 1980 इट इज़ डेवलप्ड। ये 1980 में डेवलप हो चुकी थी ये टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। इसीलिए इंडिया में भी जो भी हम लोग जो भी सिम यूज़ करते हैं, 90% लोग, 90% क्या 99% लोगों के पास जो सिम होते हैं वो जीएसएम सिम होते हैं। जो भी सिम वाले सेट हैं, जितने भी इसमें सिम लगते हैं, वो सारे जीएसएम पे ही हैं। वो सारे स्टार्टिंग से जीएसएम पे ही चले आ रहे हैं। तो जब हमारे इंडिया में मोबाइल आने स्टार्ट हुए थे, देखो सेकंड जनरेशन के मोबाइल में जीएसएम सिम यूज़ किए जाते थे। सिम तो पता ही है आप लोगों को, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म होता है। ये एक चिप होती है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे पास एक हैंडसेट होना चाहिए और ये सिम जो होना है, मतलब ये चिप होनी चाहिए। सबको पता है, तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये तो उस इन दोनों का यूज़ करके हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सिम जो होते हैं, ये हमें एक मोबाइल नंबर के थ्रू अलॉट होते हैं, जिससे हम लोग कहीं भी कम्युनिकेट करना चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो भी सिम इंडिया में अब आए थे और अभी भी जो हम लोग सिम यूज़ कर रहे हैं, सारे के सारे जीएसएम सिम हैं। और बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन आते हैं जिसमें सिम नहीं होता है। जो सिम होता है वो डायरेक्टली इंसर्ट रहता है उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। जैसे स्टार्टिंग में, अभी तो नहीं आते हैं, तो रिलायंस के मोबाइल आते थे बहुत पहले, जब मतलब ये 2005-2006 की बात है। रिलायंस ने खूब सस्ते सस्ते मोबाइल निकाले थे। ये जियो से भी पहले रिलायंस ने एक बार और इसी तरह से मतलब मोबाइल की फील्ड में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेरबदल कर दी थी, उलटफेर कर दी थी। 500-500 रुपये में उन्होंने मोबाइल प्रोवाइड करा दिए थे। तो उन्होंने उनके जो सिम होते थे, उनके जो मोबाइल्स होते थे, वो सीडीएमए होते थे, क्योंकि उसमें सिम जो होता है, उसमें सिम आप निकाल नहीं सकते थे। मोबाइल के अंदर वो फिक्स होता था, जैसे भी होता था, मतलब उसमें सिम कहीं दिखता नहीं था, हमें पूरा पूरा सेट लेना पड़ता था। तो वो टेक्नोलॉजी अलग थी। लेकिन जो हम लोग अभी भी काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं सिम वाली टेक्नोलॉजी,
जिसमें सेट अलग होता है, सिम अलग होता है, और जो आज भी यूज़ कर रहे हैं वो सब हमारी जीएसएम टेक्नोलॉजी है। ये सेकंड जनरेशन मोबाइल से यूज़ इसका सबसे मतलब जो यूज़ था वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल जो थे वो इंडिया में जब से मोबाइल यूज़ हो रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन थे ही नहीं। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल लगभग 1982 मतलब 1982 के आसपास डेवलप हुए थे, तो इंडिया में तो बहुत बाद में मोबाइल्स आए हैं, तब तक तो वो जनरेशन ख़त्म हो चुकी थी और सेकंड जनरेशन से ही हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया है। इससे पहले मैंने आप लोगों को स्विचिंग टेक्निक बताई थी, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है, वो स्टार्टिंग में सर्किट स्विचिंग के थ्रू काम करती थी, लेकिन बाद में आज के टाइम पे वो पैकेट स्विचिंग के थ्रू वो भी काम करने लगी है। ठीक है, बहुत डिटेल में तो चैप्टर नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन इसीलिए थोड़ा इसको ब्रीफ वे में समझा रहे हैं। फिर TDMA टेक्नोलॉजी इस जीएसएम में यूज, TDMA टेक्नोलॉजी एक होती है, अभी आगे बताएंगे TDMA क्या होती है। तो स्टार्टिंग में जो जीएसएम मोबाइल्स होते थे, जीएसएम सिम होते थे, सॉरी मोबाइल नहीं, जीएसएम सिम होते थे, उसमें TDMA टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। ये TDMA टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको अभी आगे बताएंगे। बाद में इसमें GPRS भी यूज़ किया जाने लगा, और भी LTE और वोल्ट सब यूज़ की जाए, लेकिन वो सब बाद में धीरे धीरे करके हुआ। GPRS क्या होता है वो सब आपको आगे बताएंगे। तो ये सब आज भी अभी भी जो हम लोग सिम यूज़ कर रहे हैं वो GSM सिम ही है, बस उसकी टेक्नोलॉजी, उसमें जो टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में यूज़ होती थी, जो TDMA यूज़ होती थी, वो हट गई है और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ होने लगी है। लेकिन CDMA इसमें नहीं यूज़ होती। CDMA अलग है, TDMA अलग है। GSM में TDMA यूज़ होती है और CDMA सिम जो होते हैं या CDMA मोबाइल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी अलग होते हैं। ठीक है, इसमें फिर आता है सेकंड जो आपका टॉपिक आता है वो आता है TDMA। TDMA टेक्नोलॉजी है जो कि GSM सिम में यूज़ होती थी, GSM सिस्टम में यूज़ होती थी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होती थी। इस TDMA में क्या है, इसका फुल फॉर्म है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, स्टार्टिंग में TDMA टेक्नोलॉजी जो थी वो रेडियो स्टेशन में यूज़ होती थी काफ़ी साल पहले। इसमें तो बहुत बाद में यूज़ होना शुरू हुई है, मोबाइल्स में तो बहुत बाद में होना, जब सिम बनने लगे और GSM जैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस GSM ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू किया। मतलब GSM जो है वो TDMA को यूज़ करता था। TDMA एक टाइप की टेक्नोलॉजी थी जो कि एक टाइप का नेटवर्क समझ लो, कह सकते हैं, जो कि GSM के थ्रू वर्क करता था। इसमें होता क्या था, डिवाइडिंग अ रेशियो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम स्लॉट। इसमें क्या होता था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराई जाती थी, वो उसको एक टाइम स्लॉट के हिसाब से अलग अलग यूज़र्स को दिया जाता था। मतलब उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी में कई सारे लोग एक साथ बात करते थे। तो इसमें साइमल्टेनियसली 8 कह रहे अलाउज 8 साइमल्टेनियसली कॉल ऑन द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी पे 8 लोग अलग एक के बाद एक कॉल कर सकते थे। इस तरह का सिस्टम था कि इस एक फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, उस एक फ्रीक्वेंसी पे 8 लोग मतलब एक के बाद एक वो लोग कॉल कर रहे हैं। डिलीवरी डिजिटल वायरलेस सर्विस, ये मेनली डिजिटल वायरलेस सर्विस हमें प्रोवाइड कराता था। इससे पहले की जो भी टेक्नोलॉजीज़ थी वो एनालॉग सर्विस प्रोवाइड कराती थी। मतलब उसमें वॉइस के लिए ही यूज़ होते थे, लेकिन इसमें डिजिटल वॉइस होती थी तो थोड़ी इसमें क्लियरिटी ज़्यादा होती थी। बस मोटी मोटी बात यह है कि ये TDMA टेक्नोलॉजी थी वो GSM के साथ वर्क करती थी। GSM जो है वो TDMA पे ही बेस्ड था पहले। ठीक है, और इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एक ही फ्रीक्वेंसी के थ्रू कई लोगों को हम लोग कॉल करना प्रोवाइड कराया जाता था। बाद में इसका यूज़ ख़त्म हो गया, धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और आज के टाइम पे ये ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरह यूज़ नहीं होती है, लेकिन वो चैप्टर का पार्ट है इसलिए इसको बताना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है, बस यही है कि मेन जो इसकी लाइन है वो ये है, अलाउज 8 साइमल्टेनियसली कॉल ऑन द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये इसकी सबसे मेन लाइन है। और डिवाइडिंग अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम स्लॉट, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी वो टाइम स्लॉट में डिवाइड होती थी और एक ही फ्रीक्वेंसी को 8 लोग साइमल्टेनियसली यूज़ करते। साइमल्टेनियसली वर्ड आपको कई बार सुनने को मिलेगा। साइमल्टेनियसली मतलब है कि एक के बाद एक प्रोसेसेस जो होती हैं कंप्यूटर वो भी साइमल्टेनियसली वे में होती हैं। तो इसमें कॉस्ट भी जो होती थी वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे साइमल्टेनियसली वे में वर्क करती थी। इसके बाद दूसरी इसी की जो मेन वो है CDMA। जी, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी स्टार्टिंग में मोबाइल आए थे तो वो दो तरह के थे, GSM और CDMA। आज के टाइम पे GSM अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पहले भी मतलब तक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में GSM ही यूज़ करते हैं। अब CDMA क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले रेडियो में यूज़ की जाती थी, वो भी इन अ मिलिट्री इज़ अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी फर्स्ट यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए थे, क्योंकि इसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम लोग, मतलब ये लोग जो होती थी आर्मी होती थी, बहुत सारी वर्ल्ड वॉर में तो बहुत सारी आर्मी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही थी, तो वो लोग इस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते थे अपने मैसेज को अपने लोगों तक ट्रांसमिट करने में। होता क्या था ना कि जैसे सामने वाली आर्मी, जो भी अपोजिट आर्मी, मान लो एक तरफ एक तरफ है
ब्रिटिश आर्मी, दूसरी तरफ है जर्मन आर्मी। तो अब जर्मन आर्मी के एरिया में ब्रिटिश आर्मी के कुछ ट्रूप्स घुसे हुए हैं, मतलब कुछ बटालियन या समझ लो कुछ लोग घुसे हुए हैं। अब जो आर्मी का बेस है उसको अगर मैसेज पहुंचाना होगा तो वो मैसेज ट्रांसमिट होते हुए वहाँ जाएगा, लेकिन बीच में इनके पास ऐसे जैमर्स लगे होते थे और ऐसी चीज़ें होती जिससे वो उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेते थे, मतलब उसको कैच कर लेते थे कि अगर ब्रिटिश मिलिट्री बेस से और उनके लोगों को अगर कोई मैसेज जा रहा है जो कि जर्मन एरिया में छुपे हुए हैं, तो उस मैसेज को वो कैच कर लेते थे। तो उसको ये कैच ना कर पाएँ इसके लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। तो इसमें होता क्या था कि इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ की जाती थी। इसमें क्या होता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, वो है डेटा इज सेंड इन अ स्मॉल पीस ओवर अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी वॉइस कॉल, जो भी मतलब वॉइस मैसेज होता था, जो भी होता था, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता था और अलग अलग फ्रीक्वेंसी से होते हुए वो रिसीवर के पास पहुंचता था। मतलब जो सेंड कर रहा है डेटा, उसने वॉइस कॉल भेजी, बाकी टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि उस वॉइस कॉल, जो भी वॉइस भेज रहा है, उसको उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से भेज दिया, और भेजने के बाद वो रिसीवर के पास एक साथ समराइज वे में होके डायरेक्ट पहुंच गई, मतलब एक बार। हालांकि वो यूज़ करने वालों को नहीं पता चलता था क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, तो बहुत ही कम टाइम में तो इधर वो बोलते थे उधर वो आवाज़ पहुंच जाती थी, लेकिन होता ऐसे ही था। इससे फ़ायदा ये था कि बीच में इस वॉइस कॉल को कोई पकड़ नहीं सकता था। इससे पहले वाली टेक्नोलॉजीज जो थी उसमें क्या था कि वो सिंगल फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी को अगर उन्होंने अब मान लो उनको पता चल गया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को अपने मशीन में सेट कर लेंगे तो उनको पूरी पूरी कॉल सुनाई दे जाती थी। तो इसीलिए ये CDMA टेक्नोलॉजी यूज़ की जाने लगी वॉर्स में, कि वो अगर कोई आर्मी अपने लोगों को मैसेज भेज रही है तो बीच में जो दूसरी सामने वाली आर्मी, अपोजिट जो लोग खड़े हैं, वो लोग उस मैसेज को किसी भी तरीके से कैच ना कर सकें। डज नॉट असाइन अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी टू ईच यूज़र। यहाँ पर हर यूज़र को अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं असाइन की जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज होते थे वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, तो वो कई सारी फ्रीक्वेंसी से होते हुए यूज़र के पास पहुँचते थे। ठीक है, इसमें एक वर्ड और आता है, यूजर्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसके स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो वर्ड है उसको तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, लेकिन इसको ये जान लो कि ये जो टेक्नोलॉजी थी CDMA में, वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पे बेस्ड थी। यहाँ पर जो भी डेटा सेंड होता था वो पार्ट्स, कई कई पार्ट, पैकेट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहता था और अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जाता था। तो सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि ये जो भी डेटा था वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वहाँ पहुँचता था। तो GSM और CDMA में बहुत बड़ा डिफरेंस। और दूसरी चीज़ कि मैंने आपको बताया कि यूरोप वाला पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, जो एशिया वाला पार्ट है, वहाँ पे GSM यूज़ करते हैं। और इनको छोड़कर बाकी सब जगह पे सबसे ज़्यादा यूएस में मैक्सिमम जो मोबाइल सब्सक्राइबर है, जो मोबाइल यूज़र हैं और जो कंपनीज़ हैं, वो सब CDMA ही मोबाइल यूज़ करते हैं वो लोग। यहाँ वहाँ पर GSM का यूज़ कम होता है, बहुत कम होता है। और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी सब जगह पे CDMA ही यूज़ होता है। ये GSM का यूज़ इंडिया और मतलब एशिया में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। ठीक है, तो दोनों टेक्नोलॉजीज़ में फ़र्क होता है। इंडिया में भी CDMA मोबाइल्स होते थे, पहले लोगों ने लिए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि मोबाइल से सिम निकल नहीं सकता था। तो वो मेन बेसिक प्रॉब्लम वही थी, इस वजह से लोगों को ज़्यादा वो चीज़ टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, तो और उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। लेकिन जब हम लोगों ने नया नया मोबाइल यूज़ करना शुरू किया था, तो हम लोगों को पता, मतलब ये चीज़ पता थी कि दो तरह के मोबाइल होते हैं। एक होता है GSM मोबाइल और दूसरा होता है CDMA मोबाइल। ठीक है, तो तब तो खाली सिर्फ नाम पता थे कि GSM और CDMA क्या होता है, तो बाकी इतनी डिटेलिंग तो नहीं पता थी, वो तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पता चला है। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका WLL। WLL क्या था? WLL आज के टाइम पे तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन मैंने WLL देखा है, यूज़ तो नहीं किया है, मेरे घर में तो नहीं लगा था वो WLL सेट, लेकिन ये उस समय था। ये 2004-2005 के आसपास WLL वर्ड यूज़ होता था और एक सेट आता था जिसको WLL बोलते थे। ठीक है, वो WLL तो सेट को बोलते थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी होती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप का मतलब इसको पहले इसको जो इसमें टेक्निकल बातें हैं उनको बताने से पहले इसका यूज़ बताते हैं कि कैसे कैसे होता था। होता क्या था कि इंडिया में मोबाइल सिस्टम तो स्टार्ट हो गया और लैंडलाइन सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो सब जगह इंडिया में हर जगह पे फैला हुआ नहीं था। तो उसमें क्या होता था कि जो मतलब बड़े बड़े शहर थे या छोटे छोटे शहर भी जो जो थे, जो शहर मतलब समझ लो शहरी एरिया जो भी था, तो शहरी एरिया में मान लो लैंडलाइन वाले फ़ोन हुआ करते थे और उनका
टेलीफोन एक्सचेंज भी होता था, लेकिन उनके आसपास के जो गांव होते थे और आसपास का जो कस्बे होते थे उनमें उनकी रेंज नहीं होती थी। मतलब वो टेलीफोन एक्सचेंज में जो टावर लगे होते थे, आज के टाइम पे तो भाई टावर हर जगह अवेलेबल, लेकिन तब ऐसा नहीं था। आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी, हम लोगों ने देखी है कि हर जगह पे टावर नहीं होते थे। शहर में जो जैसे बाराबंकी, तो बाराबंकी में एक जगह पे टेलीफोन एक्सचेंज होता था, उसके पास वहाँ पर एक टावर बड़ा सा लगा होता था, लेकिन उस टावर की रेंज पूरे बाराबंकी में नहीं होती थी। तो मान लो कोई दूर का एरिया है, रामनगर जैसा एरिया है, तो वहाँ तक उसकी रेंज मान लो नहीं है, तो अगर वहाँ पर वहाँ की उनके गाँव के लोगों को उसको कैच कराना होता होगा तो दिक्कत होती थी। तो उसमें होता क्या था कि बाद में एक तरह के सेट आने लगे जिसको WLL बोलते थे। WLL में होता क्या था कि उसमें एक एंटीना होता था जो कि घर की छत पे लगा दिया जाता था, और उसी एंटीने से अटैच करके एक हैंडसेट वो मतलब लैंडलाइन वाला सेट होता था। ठीक है, तो वो एंटीना क्या होता था कि एंटीना जो था वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच करता था। जो भी जो भी टेलीफोन एक्सचेंज है उसके टावर की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको कैच करने की वो कोशिश करता था। तो उसको कैच उसी एंटीने के थ्रू वो मोबाइल जो लैंडलाइन वाला फ़ोन था वो काम करता था। लेकिन उसमें WLL में ये था कि उसमें वायरलेस नहीं था। वो लैंडलाइन ज़रूर, वो फ़ोन जो था वो लैंडलाइन जैसा फ़ोन तो था, लेकिन उसमें वायर का यूज़ नहीं होता था। वो फ़ोन का वायर जो था उस एंटीने में लगा हुआ था, और एंटीना जो होता था वो छत पे लगा दिया जाता था, और वो एंटीना टेलीफोन टावर को कैच करता था। मतलब तो वो उससे ये था कि एक जुगाड़ व्यवस्था बना ली गई थी, जिससे कि क्योंकि वो लाइंस हर जगह बिछी नहीं थी, और मोबाइल का भी वो इतना यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि तब तो मोबाइल भी हर जगह टावर नहीं हुआ करते थे। तो गांव के लोग और सेमी अर्बन, मतलब ये देखो मैंने यहाँ पॉइंट भी लिखा हुआ है कि अवेलेबल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। तो ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। शहरों में तो सबके पास लैंडलाइन थे, सारी चीज़ें थी, तो वहाँ उतना यूज़ इसका नहीं होता। लेकिन मान लो जो गाँव के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, उनको उस समय अगर लैंडलाइन लगवाना हो तो उनके पास ये WLL का ही सिस्टम होता था कि WLL वो लोग लगवाते थे, जिससे कि उनको ईज़िली वो बात कर सकें। ठीक है, तो ये 3 तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराता था। प्रोवाइडिंग ऑडियो, फैक्स एंड इंटरनेट। तो ये ऑडियो, फैक्स और इंटरनेट भी प्रोवाइड कराने लगा। पहले तो ऑडियो और फैक्स ही चलता था, फैक्स मशीन पहले आती थी, अब तो नहीं यूज़ होती हैं, लेकिन पहले फैक्स मशीन का भी यूज़ होता था। तो अगर कस्बे में या गाँव की मार्केट में कहीं पे फैक्स करने की सुविधा हो तो वो उस समय WLL के थ्रू ही होती थी। ठीक है, अब इसकी टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। सबसे सबसे मेन चीज़ ये है कि यूज़ टू कनेक्ट बेस स्टेशन, जो सबसे और ब्रैकेट में लिखा हुआ नियर है, मतलब सबसे पास के बेस स्टेशन को, सबसे पास का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन टावर है, उसको कनेक्ट करने में इसका यूज़ होता था। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आज यूज़ नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी हैं, यूज़ में नहीं है, लेकिन वो आपके कोर्स में दी हुई हैं, इसलिए बताई जा रही हैं। तो ये आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं, आज के टाइम के हिसाब से इसको मत सोचो कि आज तो हर जगह एक्सेस है, लेकिन तब एक्सेस नहीं थी। तो इसलिए अगर गाँव के लोग चाहें यूज़ करना चाहें टेलीफोन टावर की फैसिलिटी को, तो उसके लिए उनको WLL की ज़रूरत होती थी। रेडियो सिग्नल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये रेडियो सिग्नल में भी यूज़ होता था और वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता था, और ये 2 वे कम्युनिकेशन था, मतलब दोनों तरफ से वर्क करता था। दूसरी मेन चीज़ थी कि रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे ये फ़ायदा था कि मेंटेनेंस कॉस्ट कम पड़ती थी। मतलब अब लाइन जो भी लैंडलाइन वाली लाइन है उसको गाँव तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टली WLL लगवा लेते थे और वो लोग टेलीफोन टावर से डायरेक्टली वायरलेस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे। मतलब वहाँ तक हमको लाइन बिछाने की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि बाद में लाइनें बिछी, सब कुछ हुआ, लेकिन उस समय जब लाइनें नहीं हुआ करती थी तब इसी तरह से इसको यूज़ किया जाता था। तो ये पहले यूज़ होती थी, आज के टाइम पे इसका कोई यूज़ नहीं है। हम लोगों ने जब मतलब इंटर में थे तो हम WLL, इंटर थे, ग्रेजुएशन में थे तब WLL का नाम सुना था, लेकिन अब यहाँ शहर में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ये पता था कि एक तरह का सेट होता है जिसको WLL बोलते हैं। ठीक है, देखो लास्ट टॉपिक जो आपका आता है इस सीरीज़ में वो है GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद ना भी सुना हो। देखो स्टार्टिंग में क्या था, जब मेरे पास नया नया मोबाइल आया तो उस समय मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल जब आते थे तो उस समय कोई एंड्रॉयड का सिस्टम तो था नहीं, लेकिन उस समय भी इंटरनेट चलता था, थोड़ा बहुत चलता था, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उस समय जो इंटरनेट यूज़ करने की जो फैसिलिटी थी उसका जो सोर्स था वो था GPRS की। बहुत सारे मोबाइल में सेटिंग आती थी GPRS की, तो वो सेटिंग हमको कॉल करके मंगवानी पड़ती थी। तो उस कॉल जब हम लोग करते थे तो उससे वो लोग मैसेज भेजते थे और उस GPRS सेटिंग को मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता था। तो जैसे ही वो उसको इंस्टॉल करते थे तो उसके बाद हम लोग अगर उस समय तो बहुत उस समय तो नेट पैक आते भी नहीं थे। उसमें होता क्या था कि जो बैलेंस होता था उसी में से हम थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते थे। तो थोड़ा बहुत ब्राउजिंग के लिए नेट यूज़ करने की फैसिलिटी होती थी। मतलब ये काफ़ी पहले की बात बता रही, बात है 2007-2008 की, कि GPRS, मेरे पास जो पहला मोबाइल था मल्टीमीडिया, उसमें GPRS
फैसिलिटी थी, तो उससे हम लोग नेट यूज़ कर सकते थे, लेकिन बहुत मिनिमम नेट होता था। उसमें वेबसाइट भी नहीं खुल पाती थी, थोड़ा बहुत ही उसमें यूज़ हो पाता था। आज के जिस तरह नेट यूज़ होता है इस तरह कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो वो इसी जीपीआरएस टेक्नोलॉजी की वजह से स्टार्ट हो पाया था, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ये जीएसएम सिम के थ्रू ही ये जीपीआरएस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। लेकिन बाद में एंड्रॉयड मोबाइल जैसे मोबाइल आ गए, और ये हमारे 3G मोबाइल, 3G थर्ड जनरेशन मोबाइल्स आ गए, 4th जनरेशन सिम आ गए। तो फिर वो सब ये सब टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। लेकिन सेकंड जनरेशन वाले सिम जैसे 2G सिम थे, उसमें जीपीआरएस का यूज़ होता था स्टार्टिंग में, बहुत काफ़ी पहले की बात है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे तो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि इंटरनेट यूज़ करने के और मीडियम हमारे पास आ गए, तो जिससे ये जीपीआरएस का यूज़ बिल्कुल बंद हो गया। तो ये इंटरनेट एक्सेस, सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस मोबाइल में इसी ने प्रोवाइड कराई थी। ये जीएसएम सिम के थ्रू काम करता था, और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट था वो 56 किलोबिट पर सेकंड से 110 किलोबिट पर सेकंड होता था। मतलब बहुत ही मिनिमम, आज की तुलना में देखो तो बहुत ही ना के बराबर था। तो उस समय थोड़ा बहुत वॉलपेपर डाउनलोड हो जाते थे, एक आध रिंगटोन डाउनलोड हो जाती थी, और बहुत ज़्यादा कोई खास यूज़ इसका नहीं हो पाता था। तो जीएसएम के थ्रू ही से यूज़ करते थे। इसका फुल फॉर्म था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डेटा ट्रांसमिशन होता था वो पैकेट्स के फॉर्म में होता था। पहले भी मैंने आपको पैकेट स्विचिंग बताई है, तो उसी पैकेट स्विचिंग का यूज़ करके इसमें डेटा ट्रांसमिशन होता था। ये समझ लो कि मतलब इंडिया में इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जीपीआरएस के थ्रू ही इंडिया में इंटरनेट स्टार्ट हो पाया। और आज जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल की बात करें, मोबाइल में जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ इंडिया में, और बाकी उसमें नहीं, लैंडलाइन का तो अलग था, लेकिन मोबाइल में जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ वो जीपीआरएस सर्विस के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था। तो उस समय जीपीआरएस मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता था, उसी के थ्रू हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे। ओके, थैंक यू।